नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार पंजा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गणित मतलब मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए गणित के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और प्रतियोगिता परीक्षा में गणित के बारे में हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति, और ज्यामिति का ये अंतिम पार्ट नंबर 12, यानी 1 दर्जन पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 1 दर्जन पार्ट में ये पार्ट नंबर 12 है आपका। और आज यहां पर हम पढ़ेंगे व्रत से संबंधित थ्योरम्स। ठीक है, व्रत के लगभग जो हमने यहाँ पे परिभाषाएं थी, व्रत क्या होता है, व्रत की त्रिज्या, उसका व्यास, व्रतखंड, चाप, जीवा, सकेंद्रीय व्रत और इस प्रकार की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमें पढ़ना है इसकी थ्योरम्स, यानी व्रत से संबंधित, व्रत से जितनी भी रिलेटेड है या संबंधित है उन थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है। अरे थ्योरम्स देखे घबरा मत जाना, मेरे को सिद्ध नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, है ना। सिद्ध कर करके तो सब आए हैं। 10वीं में 9वीं में आपने खूब सिद्ध करी है, तब जाके आप यहाँ पे 11th और 12th आए हैं और मेरी इस क्लास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरी इस क्लास को पढ़ने वाला सभी लगभग 10वीं और 12वीं पास तो है, तो थ्योरम तो सिद्ध करके आ चुके हो आप। बस इन थ्योरम को हमें यहाँ पे रिजल्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं हम। हमारे बिल्कुल एकदम पहली से ताजी शुरुआत करते हैं। ठीक है, लीजिए एक सर्कल, ये लीजिए, साफ सर्कल ले लिया। इस सर्कल में 2 जीवाएं लीजिए और दोनों जीवाएं समान होना चाहिए। चलो ये समान नहीं हो रही ना, तो समान बनाते हैं। लो उसका भी समान हो गया, तो ये ए बी और पी क्यू क्या करेंगे, 2 समान जीवाएं लेंगे। इसके बारे में जो भी शब्द है आपको लिखना है, मैं बोलूंगा लिखेंगे। तो क्या लेंगे, 2 व्रत की 2 जीवाएं लेंगे और दोनों क्या होना चाहिए, समान जीवा होना चाहिए। उसके बाद ये व्रत का एक सेंटर है, इस पे एक कोण बनाइए। लो साहब बन गया। तो क्या होता है, व्रत की 2 समान जीवाएं, फिर से व्रत की 2 समान जीवाएं व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाती है। इसका मतलब होता है ये कोण और ये कोण समान। और सिद्ध करने में भी क्या प्रभु मेरे, ये व्रत की क्या है, जीवा है, दोनों समान लेना है। और ये दोनों व्रत की क्या है, त्रिज्या है। तो दोनों व्रत क्या हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अरे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सब कुछ बराबर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्रत की 2 समान जीवाएं व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाती है और उनका जो चाप होता है वो चाप भी समान बनता है। इसका मतलब यहां पे देखिए, आपको लिखना आपको है, क्या लिखेंगे आप, व्रत की 2 समान जीवाएं व्रत के केंद्र पर समान कोण बनाती है। क्या बनाती है, समान कोण बनाती है। वह इनका जो चाप होता है वो चाप भी क्या होता है, समान होता है। यानी इसका मतलब होता है यदि ए बी और पी क्यू दोनों बराबर हो, तब यहां पर अगर ओ बिंदु ले लू मैं, तो कोण ए ओ बी बराबर होता है कोण एंगल पीओ क्यू। ठीक, वह 2 चीज हो रही बराबर। चाप ए बी, यानी ए बी के द्वारा जो चाप होता है, ये यहां से लगाकर यहां तक का चाप, ये चाप में कुछ ना कुछ लंबाई होती है, वो चाप बराबर होता है पी क्यू के द्वारा जो चाप बना है उसके बराबर। चाप मतलब एक लंबाई तो होती है, यानी यहां से लगाकर यहां तक। अगर इस चाप को पूरा ले लो तो व्रत की परिधि कहलाती है। तो ये चाप यहां पे इतना सा चाप जो होता है वो ए बी बराबर क्या होता है, पी क्यू। ये हो गया। और इसका विपरीत भी सत्य है। इसका मतलब होता है ऑपोजिट आल्सो ट्रू, विपरीत भी सत्य। विपरीत भी सत्य का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर किसी व्रत में, ठीक है, दोनों चाप बराबर हो, वह उन चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर क्या हो, वो भी बराबर हो, तो उन चाप से जो जीवाएं बनती है वो जीवाएं क्या होगी, समान होगी। उसको विपरीत बोलते हैं। विपरीत का मतलब होता है ये दोनों चीजें हैं तो ये है, और ये है तो ये दोनों चीजें हैं। ठीक, समझ पाए, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद दूसरे नंबर की थ्योरम बहुत फेमस थ्योरम मानी जाती थी उस जमाने की, और सर भी कम से कम बोलते थे कि 10 बार लिख के लाना। व्रत के केंद्र से एक जीवा खींच दी, ये जीवा खींची ए और बी,
और वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली एक रेखा है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा उस जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वैसे बोला ऐसा जाता है क्योंकि दूरी को ही लंब बोला जाता है। देखो क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से, लिखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब का मतलब होता है यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर यहां पे ये हो C तो इसका मतलब होता है AC बराबर होगा CB। उत्तर क्या हो रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं हम इसकी तीसरी थ्योरम। मजा आएगा, थ्योरम में पढ़ने मजा आ रहा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या लैंग्वेज में, कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए पढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर की। अब एक चीज, ये आपका एक वृत्त, क्योंकि सभी में वृत्त तो बनेगा ही, ठीक है, ये आपका एक वृत्त है। अब इस वृत्त का क्या होगा, किसी जीवा, एक जीवा ले लो। हमने आपको जीवा पढ़ा है, जीवा मतलब होता है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे, लंब भाजक खींचेंगे। यानी कौन क्या खींचेंगे, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है कोई भी एक जीवा ले लो जिसका लंब अच्छा, लंब समद्विभाजक हम ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हैं, अंतःवृत्त और परिवृत्त में पढ़ चुके हैं ना लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक अगर किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक का मतलब होता है जो उसको दो बराबर भागों में बांट भी देता है और क्या करता है, 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो इस AB रेखा का अगर मैं एक लंब समद्विभाजक खींचूं, लंब समद्विभाजक खींचने का मतलब होता है यहां एक कोण काटा, ये काटा, यहां मिलाया, उसके बाद एक यहां पे भी काटा, एक यहां भी काटा और उससे एक रेखा खींची। ठीक, इसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। यानी ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हो रहा है, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया और यहां पर एक 90 डिग्री का कोण भी बना दिया। इसको बोलते हैं किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक। तो ये बोल रहा है कि किसी वृत्त में किसी जीवा का लंब समद्विभाजक जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। प्रश्न आ चुके हैं इस प्रकार से परीक्षा में, खाली स्थान भरे, गुजरेगा, कहां से गुजरेगा वो, तो लिखिए फिर से क्या, वृत्त की, फिर से क्या लिखेंगे इसको, किसी जीवा का लंब समद्विभाजक, किसी जीवा का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, द एल्टीट्यूड, लंब समद्विभाजक को जनरली एल्टीट्यूड ही बोलते हैं, तो एल्टीट्यूड या फिर अपना लंब समद्विभाजक मतलब ये हो गया, उसको लंब समद्विभाजक जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गया आपकी तीसरी थ्योरम। ठीक, चौथा नंबर की थ्योरम बड़ी अच्छी थ्योरम है, कुछ नहीं, देखो ये वृत्त की चौथी थ्योरम है। अब इस चौथी थ्योरम में वृत्त की समान जीवाओं की, वृत्त की एक समान जीवा है, ये ले ली AB और ये ले ली एक और PQ और ये हो गया सेंटर। तो वृत्त की अगर दो समान जीवाएं ले ली तो उन समान जीवाओं की वृत्त की केंद्र से दूरी क्या होती है, समान होती है। यानी ये जो दूरी है वो क्या होती है, समान होती है। अगर यहां पे C बिंदु ले लूं और ये एक और यहां पे D बिंदु ले लूं और यहां पे O ले लूं तो इसका मतलब होता है OC। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, AB अगर बराबर हो PQ के तब CO बराबर होगा OD। इसको अगर शब्दों में ढालना चाहें तो शब्दों में लिखो, वृत्त की दो समान जीवाएं, फिर से वृत्त की दो समान जीवाओं की केंद्र से दूरी क्या होती है, समान होती है। वृत्त की समान जीवाओं की, वृत्त की समान जीवाओं की, कितनी भी समान जीवाएं ले लो, अगर यहां पे 10 समान जीवाएं खींच लो तो सभी की केंद्र से दूरी क्या होती है, समान होती है। यानी वृत्त की समान जीवाओं की केंद्र से दूरी क्या होती है, समान होती है। कितनी थ्योरम पढ़ चुके हैं हम, 4 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं 5वीं थ्योरम। इसका बने आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए भैया, अपनी कॉपी पेन रखिए साथ में, लाल काले पेन और एक नोट्स बनाइए प्यारा सुंदर सा। ठीक है, चलिए
अब हम पढ़ते हैं हमारे वृत्त से संबंधित थ्योरम्स के बारे में। कौन सी थ्योरम? पांचवी थ्योरम जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको आनंद आ जाता है। उस आनंद की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 5। सर्कल तो होगा ही होगा, ठीक साहब। सर्कल में एक जीवा तो होगी साहब। उससे वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना लो, बना लिया साहब। इसी जीवा से वृत्त की परिधि पर भी एक कोण बना लो, बना लिया साहब। और इन दोनों कोणों के बीच में संबंध पूछ लो। और एग्जाम में आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, बहुत आसानी से जल्दी से क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। ये ए बी एक जीवा है, ओ वृत्त का केंद्र है, और ए बी जीवा से वृत्त की परिधि पर एक कोण बन रहा है, माना कि कोण यहां पे ले लो, आप पी ले लो, ठीक। और यहां पर एक कोण, तो इन दोनों कोणों के बीच में संबंध है। बहुत शानदार थ्योरम है। यानी किसी जीवा द्वारा लिखना चाहेंगे ना, तो लिखो किसी जीवा द्वारा, जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त की जीवा से केंद्र पर बना कोण उसी वृत्त की जीवा से वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी ये कोण जो होता है, अगर ये हुआ थीटा तो ये हुआ 2 थीटा। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 30 डिग्री दे दिया, बोलोगे इससे बताओ कोण कितना, तो कुछ नहीं करना, 60 डिग्री बोलना, आपको कुछ नहीं करना है। क्या बोलना है? 60 डिग्री बोलना है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने? वृत्त की किसी जीवा से केंद्र पर बना कोण। देखो रटना मत है, एक चित्र बनाना, उस चित्र से अपन बोल देंगे ए बी एक जीवा है, उस जीवा से वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, क्या होता है? उसी जीवा को अगर वृत्त की परिधि, अच्छा बहुत सारा बोलेंगे सब कहां बना रहे हो, अरे यहां बना लो भाई मेरे, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, सीधा अच्छा दिख रहा है इसलिए इसे बना लिया। आप बोलोगे सर ये ले, मेरे को तो उधर बनाना, ले बनाओ, ये बनाओ इधर, हाँ बना ले भाई, कोई बात नहीं, ये केंद्र है, इससे कोण तो बनेगा ना यहाँ पे, ये कोण तो भी ये थीटा है तो ये 2 थीटा ही होगा, ठीक है, टेंशन नहीं रहने का उसको। पर आप समझो ये क्या हो गया, नहीं, ठीक है। तो वृत्त के किसी जीवा से केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु कोण का दुगना होता है, ठीक। ये हो गया आपकी 5वीं थ्योरम। लिख लेना इसको, शब्दों में कभी कभी पूछा जाता है, होता है ऐसा, होता है। अब परीक्षा में आधा, दुगुना, ठीक है, 3 गुना, नहीं बता बराबर, यह। अब देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये दुगना और आधा के बीच में कंफ्यूजन होगा बहुत सारा होगा। तो आप जब चित्र बनाएंगे तब आपको पता लग जाएगा भाई ये थीटा है तो ये भाई साहब कौन होंगे, 2 थीटा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक वृत्त और बना दिया। अर्धवृत्त के बारे में पढ़ा था आपने। अर्धवृत्त क्या होता है? यानी किसी व्यास के परितः जो वृत्त बनते हैं वो क्या होता है? अर्धवृत्त बनता है। और अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी अर्धवृत्त में ये क्या बन गई प्रभु, ये क्या है? व्यास है, और ये जीवा ही तो है। तो इस जीवा में यहां से बना कोण ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अरे प्रभु वो की वही थ्योरम है ये, क्योंकि ये जीवा यहां लटक रही थी, इस जीवा को अगर केंद्र से निकालेंगे तो यहां कितना डिग्री का कोण बन गया? 180। तो देखो यही तो जीवा है। जीवा का, अरे भाई व्यास जीवा नहीं होती है क्या? होती है ना। और व्यास अगर जीवा होती है तो ये व्यास से होकर जा रही है तो ये अर्धवृत्त बनाएगी। तो ये अर्धवृत्त से केंद्र पर बना कोण कितना हुआ? 180 डिग्री। और उसी व्यास से अगर किसी कोण पे बना है तो उसको क्या होगा? उसका आधा। तो इसको यही तो बोलते हैं प्रभु मेरे कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। पढ़ा आपने क्या होता है? सिद्ध भी कर दिया लो साहब। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। ये थ्योरम सिद्ध करनी आती थी एग्जाम में। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। कितनी थ्योरम पढ़ ली? 5 पढ़ ली। जाना कहां है? ध्यान रखिएगा अपना कम से कम 15 थ्योरम पढ़ना है, कम से कम। 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 19 भी होती है, पर 15 तो पढ़ना है, ठीक। अब उसके बाद अगली 6ठी थ्योरम क्यों लिखी अपने पास बहुत सारी जगह। ये ले लिया सर्कल, ये ले लिया रेडियस ए और बी, इससे हम एक कोण बनाएंगे। लो ये बना लिया।
और इससे मेरी इच्छा हो रही मैं तो दूसरी तरफ भी बना रहा हूं, तो ले भाई बना ले तुम। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। इसको बोलेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण। वृत्तखंड, खंड किसे कहते हैं? कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। तो एक तो होता है लघु वृत्त और एक होता है दीर्घ वृत्त। अगर वो जीवा व्यास कहलाती है तो वो उसके दो बराबर भागों में बांट देता है, उस बराबर भागों को बोलते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, तो यहां पर एक जीवा है, उस जीवा वृत्त को दो टुकड़ों में बांट रही है, तो उसको बोलते हैं वृत्तखंड। ये ऊपर का एक वृत्तखंड है, नीचे का है। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। फिर से लिख लेना, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। समझ पाए? उसके बाद एक लिखेंगे अपन नोट करके, चक्रीय चतुर्भुज। इसके बारे में पूछा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रभु कुछ नहीं होता है, जो वृत्त ये इस प्रकार से हो, जो वृत्त क्या हो? त्रिभुज, जो वृत्त चतुर्भुज के शीर्ष से होकर जाता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। लिख लेना इसको, जो व्रत चतुर्भुज के शीर्ष से होकर जाता है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो हमारी जो अगली जो थ्योरम है वो यह है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री के होते हैं। कोई सा भी चक्रीय चतुर्भुज ले लो, ये चक्रीय चतुर्भुज, ये ले लिया वृत्त, इस वृत्त में खींच लिया ये रहा, और ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। कोई सा भी चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी अगर यूं लिखूं तो ए बी सी डी, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 100। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये 8 थ्योरम अपने 7 थ्योरम अपने पढ़ लिए। ठीक है, पॉज। अब 7 थ्योरम के बाद हम अगले थ्योरम के बारे में आपको बस इसको रफ कर देते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक, वृत्त की 9वीं थ्योरम। अभी आपने चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, उसी चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? किसी चक्रीय चतुर्भुज में अगर आपने देखा है कि उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसी चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर 2 प्रमेय और हैं, उन 2 प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। पहली ये चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त की, जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। तो आपने पढ़ा अभी कि इसके चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यानी यहां और यहां 180 डिग्री होता है। अब इसी चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम एक और प्रमेय पढ़ते हैं। अगर इस चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को ये ऐसी बढ़ा दी जाए, क्या कर दी जाए? एक बढ़ा दी जाए, तो यहां पर जो कोण बनता है, ये कोण बनता है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी इसको लिख लो ए बी सी डी, और यहां पर हो गया ई। तो यानी इसका मतलब होगा कोण सी बी ई बराबर होगा कोण ए डी सी। ए डी सी, ये इस प्रकार से आपकी 9वीं थ्योरम हो जाएगी। क्या होगी? किसी चतुर्भुज में किसी भी एक भुजा को अगर आगे तक बढ़ा दिया जाए तो यहां पर बनने वाला कोण इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, अब उसके बाद 10वीं नंबर की थ्योरम। 10वीं नंबर की थ्योरम होती है कि अगर आप कोई वृत्त खींचो, ये वृत्त खींच लिया आपने, और उस वृत्त में अगर यहां पर एक जीवा खींच ली। पहली बात तो जीवा नहीं, आप देखोगे जीवा से क्या होता है? जनरली आपने कोई जीवा खींची या फिर कोई चाप बनाया, जैसे ए और बी। ठीक, ये चाप बनाए, तो ये चाप है, ये ए और बी, ये इस प्रकार से। तो इसमें 2 चाप होंगे, एक तो होगा ये लघु चाप और एक और होगा दीर्घ चाप। तो किसी वृत्त में लिखो, किसी वृत्त के लघु चाप तथा दीर्घ चाप तरह बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर नहीं समझ में आ रहा था इस प्रकार से
यानी इसके दीर्घ चाप से ये कोण बना, ठीक, यहां बना, और इसके दीर्घ लघु चाप से ये कोण बना। यानी किसी वृत्त में लघु चाप व दीर्घ चाप से बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर लिखना चाहें तो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा P और ये Q, तो यूं बोलेंगे अपन कोण APB प्लस AQB, कोण AQB बराबर 180 डिग्री। फिर से इसको रिकॉल करते हैं। किसी वृत्त में लघु चाप, चाप का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु ले लो और उसके बाद चाप बन जाते हैं। एक चाप होगा लघु और एक होगा दीर्घ। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके परिधि पर बने कोण का योग, जो परिधि पर कोण बनेंगे वो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली प्रमेय। कितनी प्रमेय हो चुकी है, 10। कम से कम हमको 15 तो पढ़ना ही है साहब। चलिए अब उसके बाद हम पढ़ते हैं 11वीं प्रमेय। 11वीं प्रमेय आपने बड़ी प्यारी देखी होगी। वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक, खींच ली साहब। फिर से वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया P, और PT एक स्पर्श रेखा खींची, और एक और PQ एक और खींची स्पर्श रेखा। तो वृत्त के बाहर से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। यानी इसका मतलब होता है P, अगर इसको यहां पे A लिख दो अच्छा लगेगा, PA इंटू PB, PA बराबर PB, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा। तो PA बराबर PB क्या होगा, वृत्त के बाहर से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए। वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु ले लो, उससे अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक, उसके बाद 12वीं प्रमेय। क्या होती है 12वीं प्रमेय, बताओगे क्या होती है 12वीं प्रमेय? अरे बड़ी फेमस थ्योरम है, फेमस। क्या थ्योरम होती है? फेमस थ्योरम ये बोलती है कि अगर ये वृत्त, और वृत्त में क्या होगा, ये एक बाहरी बिंदु से अगर एक रेखा खींची जाए, P ले लो, और PT एक स्पर्श रेखा हो, और PAB एक छेदक रेखा हो। आपके मुंह में पानी आ गया होगा इसको देख के। आपने बहुत पढ़ी है साहब, क्लास 10वीं में है ना, सर पढ़ाते तो उस समय इस थ्योरम को 10 बार लिख के लाना परीक्षा में आती है, और पता है आपको लगभग 3-4 सेट आते तो उसमें से एक तो आ ही जाती है, तो खालिस्तान के रूप में, प्रूफ के रूप में आ जाती है। तो क्या होगा, वृत्त के बाहर के बिंदु से PT एक स्पर्श रेखा हो और PAB एक छेदक रेखा हो। तो ध्यान रखिएगा, PA इंटू PB यानी यहां से यहां तक की दूरी व यहां से यहां तक की दूरी का गुणनफल उसकी स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। यानी PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके संबंध में क्वेश्चंस आते हैं। ये बोल देगा 10 सेंटीमीटर, ये बोल देगा 5 सेंटीमीटर, तो बताओ इसकी लंबाई बताओ, या फिर ये बोल देगा और उसके बाद बोलेगा इसकी लंबाई निकालो। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कितनी थ्योरम हो चुकी है, 12। अब हम पढ़ते हैं 13वें नंबर की थ्योरम। 13वें नंबर की थ्योरम देखिए, बड़ी सुंदर थ्योरम है। हम बात करते हैं, ये आपके पास एक सर्कल, इस सर्कल में कोई भी दो जीवाएं ले लो, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये दो जीवाएं वृत्त को क्या करती है, प्रतिच्छेद कर रही है, और कहीं कभी कभी दोनों जीवाएं वृत्त को बाहर भी प्रतिच्छेद करेंगे, ये इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर सकती है ना, बाहर करेंगे। तो अगर आपकी जो एक जीवा हो, माना कि ये हो गई AB और ये हो गई CD, और ये इसको P पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर भी हो रही है, ये AB
और ये CD, और ये किसको प्रतिशत कर रही है, ये P पर प्रतिशत कर रही है। ये वृत्त के अंदर प्रतिशत करती है और ये वृत्त के बाहर प्रतिशत करती है। तो इनमें एक रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या रिलेशन है, इन दोनों का गुणनफल, ध्यान से सुनो, बड़ा शानदार थ्योरम। इन दोनों का गुणनफल जब अंदर प्रतिशत करे तो ये स्थिति बनती है। देखिए आपको रटना नहीं है, समझना है। एक वृत्त है और उस वृत्त में दो जीवाएं आपस में प्रतिशत करेगी तो कहीं ना कहीं तो प्रतिशत करेगी। तो ध्यान रखिए, इन दोनों का यानी PA इंटू PB बराबर होता है PD इंटू CD के बराबर। ठीक, ये जब यहां पर भी सेम ऐसा कैसे होगा, पर बोलना पर ध्यान रखिएगा। यहां पर ये लंबाई और ये लंबाई का गुणनफल इस लंबाई और इस लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पर क्या होगा, वही बोलेंगे तो वही PA, पर PO इतना बड़ा होगा यहां पे, PA इंटू PB बराबर होगा PC इंटू PD। मतलब कुल मिला के केंद्र आपके यहां पर जो बिंदु होगा वो बिंदु क्या होगा, छेदक बिंदु ही होना चाहिए। ठीक है, याद रखने का तरीका, इससे यूं जाइए, इससे यूं जाइए, इससे यूं जाइए, इससे यूं जाइए। यहां पर भी इससे यूं जाइए, इससे यूं जाइए, और इससे यूं जाइए और इससे यूं जाइए, दोनों ही बराबर होगा। कोई दिक्कत आपको, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी आपके मन में कोई उलझन इनके लिए रखी होगी। ठीक है, अब यहां पे ये 13वीं थ्योरम आपने पढ़ी। अब पढ़ते हैं हम 14वीं थ्योरम। 14 और 15 दो थ्योरम और हमें पढ़ना है। ठीक है, अब थ्योरम पढ़ते हैं हम 14 नंबर की। तो 14 और 15 दोनों एक साथ में पढ़ते हैं। ये दो वृत्त दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये यहां पर इसका क्या है, त्रिज्या, ये केंद्र, ये केंद्र। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई R1, ये क्या हो गई R2, ये A है और B है। तो जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, देन द टू सर्कल टच ईच अदर, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो AB बराबर होगी, यानी दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के बराबर होगी। ठीक, अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, इस प्रकार से, सॉरी ये बाहर से स्पर्श करने वाला हो गया। अब दोनों वृत्त एक दूसरे को अगर अंदर से स्पर्श करते हैं, ये तो आपको पता है ये भी इसकी सर्कल होगी, ये भी इसका सर्कल होगा, केंद्र होगा, ये भी केंद्र होगा। ये इसकी त्रिज्या क्या होगी, माना कि R2, इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये पूरी R1, और इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, AB। तो यहां पर AB जो होगी वो होगी R1 माइनस R2। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ध्यान रखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। याद रखना, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी वृत्त की त्रिज्याओं के बराबर होती है। तो R1 और R2 दोनों हो गए। और जब दो वृत्त अंदर से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है, उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, तो हमने यहां पे वृत्त की 15 प्रॉपर्टी पढ़ी। 15 के बाद 16 भी होती है, 17 भी होती है, 18 भी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इसकी लगभग 25-30 प्रॉपर्टीज होती है। पर हमने इंपॉर्टेंट 15 प्रॉपर्टी लिखी, और जहां पर हम क्वेश्चन पढ़ाते वक्त अगर हमें की जरूरत पड़ेगी तो हम उसका वहां पे यूज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको लगभग लिखा दी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वृत्त जो हमने दो भागों में बांटा, वृत्त का पार्ट नंबर था 11 और एक और था पार्ट नंबर 12, उन दोनों पार्ट में हमने आपको वृत्त के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा दिया है।
अब आपको यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता दूं, ज्यामिति लगभग ये 12 पार्ट में होके खत्म हुई है। और अगर हम सही ढंग से देखें तो ये लगभग आपका अच्छे खासे कम से कम 400-500 मिनट वाला वीडियो बने हैं यहाँ पे। कम से कम कितने 400-500 मिनट के लगभग वीडियो बने, यानी 7 या 8 घंटे या 10 घंटे 7-8 घंटे के लगभग आपके पास ये रहे। तो हमने ज्यामिति को 4 भागों में बांटा था और चारों भागों को हम पूरा कर चुके हैं। चौथा था वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, बिंदु, रेखा और कोण। ये इस प्रकार से चारों भागों के बारे में, ठीक है। तो कोशिश हमने की है, मैंने कोशिश की है, हमारा जो यूथ एकेडमी है उसकी टीम ने कोशिश करी है कि इस प्रकार से वृत्त को यहाँ पे ज्यामिति, और आपने एक बार पढ़ लिया, कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में ब्रीफ आइडिया पता हो चुका है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसकी प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ज्यादा है इसलिए हमने थ्योरी पढ़ाना पहले उचित समझा। उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये ज्यामिति का पूरा जो चैप्टर है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती और अनुरोध करता हूं कि आप सभी को ज्यामिति के जो 12 चैप्टर अगर आपने पढ़े, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर जरूर लिखे। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी लिखिए कि इसमें इस प्रकार, अच्छा नहीं लगा हो तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, नहीं, उसमें लिखिए कि अच्छा मतलब क्यों नहीं लगा, और अगर अच्छा लगा है तो भी आप लिखिए। दोनों ही कंडीशन में मैं आपसे आशा करता हूं कि आप कमेंट में लिखें, ठीक है। तो थैंक्स सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जो कि मैं हर बार बोलता हूं, और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।